न्यूज प्रोडक्शन की दुनिया में जब भी कोई शो या रिपोर्ट या कोई भी खबर बोरिंग लगने लगे, उबाऊ लगने लगे, तो अक्सर यही ताना सुनने को मिलता है कि अरे ये क्या कृषि दर्शन लगाया हुआ है। लेकिन कृषि दर्शन, कृषि यही वो वाक्य है जो खबर को बरतने के ढंग के तरीके पर टिप्पणी करने के साथ साथ एक बहुत ही महीन बात भी कर जाता है। और वो ये है कि देश के रूप में भारत में कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर आखिर प्रायोरिटीज हैं क्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और लेकर हाजिर हो चुके हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है स्ट्रेट टॉक। कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अब तक सिर्फ यहीं तक सीमित होकर रह गया है, जिसमें हम किसानों की फसलों की आय, उनकी क्रॉप्स की आय, उसकी कीमत को लेकर बात करते हैं या फिर किसानों की आत्महत्या को लेकर बात करते हैं। ये सिर्फ इन्हीं मसलों को लेकर अब टिक चुका है। जबकि हम देखते हैं कि कृषि जब 11,000 सालों से एक परंपरागत तौर तरीके से यहाँ पर कृषि होती आई है, तो जब हम उसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम भारतीय, हमारी क्षमताओं को ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता आया है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शहर से बाहर किसी खुले मैदान में निकलते हैं, सड़क के आसपास देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं? खेतों को पाते हैं। एलओसी पर जो हमारे जवान हैं, जो तैनात हैं, हम देखते हैं कि उनकी जो कस्में ये नेतागण खाते हैं, उनके माता पिता, उनका जो एक रिश्ता है वो भी कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस वक्त आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपने भी 3 वक्त का जो खाना खाया है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट टॉक के हमारे आज के इस विषय के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है कृषि। कुल मिलाकर कृषि हमारे साथ कहीं ना कहीं हर जगह से जुड़ा हुआ है। तो फिर क्यों ये सिर्फ किसानों की आय के मसले या फिर किसानों की आत्महत्या जैसे मसले पर आकर टिक गया है? क्यों सिर्फ अब किसान आंदोलन, उनका आक्रोश सड़कों पर हमें देखने को मिलता है? खैर, एक कृषि और उसको लेकर क्रांति, इसको लेकर अभी तक भारत में बहुत से बदलाव हो चुके हैं। परंपरागत कृषि के तौर तरीकों को लेकर भी बदलाव हो चुके हैं। और अब जानते हैं, एक और आहट सुनाई दे रही है, और वो आहट है जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर। हालांकि अब तक 2-3 ऐसी फसलें हैं जिसको लेकर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक हो चुका है, लेकिन अब एक ऐसी क्रॉप को लेकर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन पर काम हो रहा है। फील्ड पर इसको लेकर जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, जो हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई है। एक ऐसी क्रॉप जो हमारे खाद्यान्न के साथ जुड़ी हुई है। और इस आहट को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जीएम मस्टर्ड, जिसको लेकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, आखिर उसको भारत की ज़रूरत ही क्या है? और यदि ये आवाज़ उठ रही है तो ये क्यों उठ रही है? इसके पीछे आखिर आवाज़ उठाने वालों की मंशा क्या है, और इस पर एक्सपेरिमेंट करने वालों की आखिर मंशा क्या है? आज इसे समझने की ज़रूरत है। यदि आज जीएम मस्टर्ड पर काम करने वाले लोगों के खिलाफ स्वर उठाने वाले, सवाल उठाने वाले जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो पर्यावरणविद हैं, तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो यदि इसको लेकर बात कर रहे हैं तो वो आखिर कर क्यों रहे हैं? आज इसे समझने की ज़रूरत है। आज इस पर गहन चर्चा, एक बहुत ही डीप डिस्कशन हम करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ने वाली हैं। लेकिन जब बात जीएम क्रॉप्स को लेकर हो रही है, जब बात जीएम मस्टर्ड को लेकर हो रही है, तो क्यों हो रही है? और भारत में इस तरीके की क्रॉप को लाने का आखिर मामला क्या है? क्या है मसला? क्यों लाई जा रही है? और ये क्या यहाँ पर ये सफल हो भी पाएगी? इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इसको लेकर एक बहुत ही खास विशेष रिपोर्ट हमने तैयार की है। आइए सबसे पहले वो रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम वापस लौटेंगे।
मुद्दा उठता है लेबलिंग का। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां के कानून के अनुसार किसी भी तरह की लेबलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को कन्वेंशनल फूड के सामान्य मानते हैं और उसके मानते हैं कि उसका कोई खतरा या उसमें कुछ ऐसी अलग चिंता की बात नहीं है, तो वहां पे कोई लेबलिंग नहीं की जाती। दूसरी तरफ अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें, वहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेबल करना अनिवार्य है और वहां पे कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज मार्केट में बिना लेबल के नहीं आती। वहां पे जो लेबलिंग है वो मैंडेटरी है। अब अपने देश की बात करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को सरकार का अप्रूवल मिल गया है और जब ये मस्टर्ड उगाई जाएगी तो इससे आने वाले खाद्य पदार्थ, चाहे वो आपका सरसों का तेल हो, चाहे वो मस्टर्ड सॉस हो, वो भी बनेंगे और वो मार्केट में आएंगे। तो क्या इन प्रोडक्ट्स पर लेबल होंगे कि नहीं होंगे? अगर हम अपने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को स्टडी करें तो ये देखा गया है कि अभी तक हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेबल करने की कोई लॉ या लेजिस्लेशन नहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उस पर लेबल होना ना होना, वो लेबल सरकार बनाएगी, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री बनाएगी, और वो लेबल किस आधार पे लगाया जाएगा, ये सारी चीजों पर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और ये एक ऐसा चीज है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ा देती है। बिकॉज जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो जो खाने की चीज खरीदते हैं, वो क्या है और वो कैसे उगाई गई है। अपने आविष्कार के समय से ही जीएम टेक्नोलॉजी और उत्पाद पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल है। इनके समर्थकों के अनुसार जीएम फसलें अधिक उपजाऊ हैं, सुरक्षित है और कीटनाशकों का खर्च बचाते हैं। लेकिन इसके विरोधियों के पास इसकी सुरक्षा और परीक्षण और मानक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को लेकर ज्यादा गंभीर प्रश्न हैं, जिनका संतोषजनक उत्तर अभी बायोटेक लॉबी देने में भी असमर्थ है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। आज बात कृषि और क्रांति की हो रही है। देखिए, जब हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल ये पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो लोग बहुत ही परंपरागत, बहुत एक ट्रेडिशनल कृषि के साथ जुड़े रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं, लेकिन बड़े ही परंपरागत तरीके से। जब देखा जाए तो प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे। हाँ, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव भी हुए हैं जिसको लेकर विरोध हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। 1960 का वो जो दशक, जब हाइब्रिड सीड्स जब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो उस वक्त भी क्या हुआ था कि अंग्रेज़ जो थे वो कैश क्रॉप्स लेकर आए थे, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिन्हें खाया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ बाज़ारों में बेचा ज़रूर जा सकता है। तो उस वक्त भी इसका असर आप जानते ही होंगे कि इस तरीके का था कि किसानों को वो जो सीड्स दिए गए थे, पैदावार बहुत अच्छी हुई थी। हाँ, कह सकते हैं कि महंगे सीड्स ज़रूर थे, लेकिन एक क्रांति उसको लेकर भी ज़रूर आई थी। लेकिन विरोध उसको लेकर भी हुआ था। 1960 का वो दशक और अब वो फिर से एक क्रांति की आहट, वो एक क्रांति अभी की जो क्रांति है उसको लेकर एक कंट्रोवर्शियल जो सिचुएशन बनी हुई है ना, वो अभी कई चिंताएं खड़ा कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चिंताएं खड़ी कर रही हैं। हम कह सकते हैं कि भारत एक बार फिर से उसी दहलीज पर खड़ा है जब वो 1960 के दशक पर था। अब अहम सवाल यहाँ पर यही है कि एक बीज की नस्ल पर प्रयोग करना, क्या ये सही है? क्या ये भारत जैसे देश के लिए सही है? और आज इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जिन्हें इसी प्रोग्राम के माध्यम से आप पहले भी देख चुके हैं, आप पहले भी सुन चुके हैं। लेट्स वेलकम हर। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अमनप्रीत कौर, प्रोफेसर अमनप्रीत कौर। शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर कम रिसर्च साइंटिस्ट इन एनवायरमेंटल साइंस। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू गीत। एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल, एक बड़ा ही विवादित जो एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, वो हम लेकर हाजिर हुए हैं आज, और बात करना इस पर ज़रूरी भी है।
हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, और चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम कृषि और क्रांति दोनों की बात कर रहे हैं। और जब इन दोनों की बात की जाती है तो अक्सर हम भी कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर में भाई इतने प्रयोग ना ही किए जाए तो अच्छे हैं, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर चिंताएं जो है वो पूरी दुनिया भर में बनी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जो एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है कृषि को लेकर, मैं उसी पर आपका एक टेक लेना चाहूँगी कि ये जो जीएम क्रॉप है इसको लेकर जो फिलहाल अभी इंडिया में सिचुएशन है और जो विरोध की इतनी लहर देखी जा रही है, ये क्यों है? अब इसी से जुड़ा यही एक पहला सवाल कि जीएम क्रॉप्स है ही क्या जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है यहाँ पर? श्योर। देखिए, जब हम कृषि की एग्रीकल्चर की बात करते हैं या एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं तो वो शुरू से होता आ रहा है, पर कभी भी ऐसी इस लेवल तक या इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हमने सोची थी पहले, ना हुई है, जहाँ पे हम ये देखें कि किसी भी एक कॉकरोच से लेके, एक बैक्टीरिया से लेके या एक फ़िश, एक मछली से हम उसका जीन, हमारा डीएनए जो है, जेनेटिक मेकअप जो है उसका जीन्स लेकर हम अपने किसी फसल में डाल दें। अब ये सोच ही हमें एक बार बहुत डरा देती है। बिल्कुल। बिकॉज हम कई बार ये कहा जाता है इस साइंस को, हम जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा एक पावर है हमारे पास कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी उठा के कैसे भी चेंज कर सकते हैं। हम उसका कंप्लीट बॉडी उसकी चेंज कर सकते हैं, उसका डीएनए बदल सकते हैं। हम ऐसी हम बातें करते हैं, और ऐसी जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वी आर प्लेइंग गॉड। ऑब्वियसली हम ऐसे कभी नहीं हो सकता। नेचर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि स्टार फिश और स्ट्रॉबेरी में कोई रिलेशन हो और वो जीन्स उसमें ट्रांसफर हो सके। इम्पॉसिबल है, हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, ऐसा ना, और नेचुरली ये इम्पॉसिबल भी है। हाँ, हाँ। पर हमें इस बायोटेक्नोलॉजी ने ये पावर दे दी है कि हम अब ये भी करना चाह रहे हैं, हम ये भी करना चाहते हैं। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सोच आती है, वो एक रेवोल्यूशन की तरह होती है, और उसका जो हम कहते हैं कि उसका प्रोटेस्ट जो है, उसके अगेंस्ट जो विवाद है वो उठते ही हैं और वो होंगे। पहला कंप्यूटर जब आया था तो उसके ऊपर भी विवाद हुआ था। आज के टाइम में हम सोच भी नहीं सकते, हम हर वक्त कंप्यूटर्स और गैजेट्स के साथ घिरे हुए हैं। पर जब हम बायोटेक्नोलॉजी या जीएम की बात करते हैं, यहाँ पे हम अपनी फसलों में किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का, राइस में हम चाहते हैं कि हम एक कॉकरोच का या एक इंसेक्ट का जीन डालना चाहते हैं। जब हम ऐसी साइंस कर रहे हैं इस वक्त, जब ये कर रहे हैं तो जनता ये चाहती है, पब्लिक ये चाहती है कि अगर साइंटिस्ट ऐसा कुछ कर रहा है तो वो 100% श्योर हो कि हाँ, ये मैंने चेंज किया और इस चेंज के बाद जो आपको जो क्रॉप मिली, जो फसल मिली, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसका ना पर्यावरण पर कोई प्रभाव होगा, ना इसका आपके हेल्थ पे कोई प्रभाव होगा। ठीक। हम आपके लिए ऐसी राइस बना रहे हैं जिसमें हमने विटामिन ए बढ़ा दी है, हमने ऐसी कर दी, हमने ऐसा राइस बना दिया जिसमें हमने पोलियो वैक्सीन ही डाल दी है, पोलियो वैक्सीन देने की जरूरत ही नहीं है। जब इतनी बड़ी बातें अगर साइंटिस्ट कर रहा है, एंड मैं कहूँगी ये इस चीज़ पे हमें साइंटिस्ट की, साइंटिफिक कम्युनिटी की तारीफ करनी चाहिए कि वो इतना इस पे टाइम दे रहे हैं, कर रहे हैं। पर जब वो ये बात करते हैं तो उनको ये भी साथ में फुल प्रूफ देना चाहिए कि हाँ, ये 100% सेफ होगा। जीएम में ये सेफ्टी का प्रूफ मिसिंग है। ये बहुत बड़ा इशू है। तो फिर सोच क्या है यहाँ पर ये जो बायोटेक एक नियामक संस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जी। तो फिर इसने ये जो एक सिफारिश की, पहले मतलब 5 साल पहले भी हुई थी इसकी सिफारिश जी, लेकिन 2017 है ना, मामला अटक गया। फिर उन्होंने कुछ समय लिया कि एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, फिर अब आ गए हैं और गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया। अब इसको लेकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, मैं यहाँ पर सोचने को मजबूर हो गई हूँ कि इस कमेटी की सोच क्या है, मतलब एक इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को लेकर। देखिए, जब हम सरकार की बात करते हैं या हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात करते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। इस वक्त हमारी फंडिंग जो है, अगर हम साइंस में या रिसर्च में देखें, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा फंडिंग कहाँ लग रही है? बायोटेक्नोलॉजी में। ये एक्सपेंसिव है, ये टेक्नोलॉजी करना ही एक्सपेंसिव है, इस पे रिसर्च भी एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी में ही इन्वेस्ट हो रहा है। अब जब सरकार एक चीज़ पर इतनी मनी इन्वेस्ट कर रही है तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि उसकी जो आउटपुट है वो बाहर आए, उसको हम लाएं और उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचे। ठीक। ये एक पुश है। दूसरा पुश ये है कि हमारे
कैपिटलिस्टिक हम एक वर्ल्ड में रहते हैं। ये सारा जो जीएम है ये हमारे कंट्री में 1980 में यूएस से आया, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, वो हमारी कंट्री में एंटर किया। और मॉन्सेंटो एक बहुत बड़ा नाम है, जिन बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ी कंपनी है, मॉन्सेंटो जैसी बहुत सारी और कंपनीज होंगी। ये जीएम सीड्स बना रहे हैं। जैसे यूएस अपना हर चीज़ हमारे पास बेचना चाहता है, इसी तरह वो ये सीड्स को भी हमारे पास ला रहे हैं। वो अपनी नई चीज़ को यहाँ बेचना चाहते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ बहुत ऐसी चीज़ जो मिसिंग है, जो उनको समझ नहीं आ रही कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेटअप क्या है, हमारा सेटअप क्या है, हमारी सोच क्या है, हम किसी क्रॉप को क्यों ग्रो करते हैं और उस एक क्रॉप के साथ कितनी लाइवलीहुड्स जुड़ी हैं। अगर हम अभी रिसेंट जीएम मस्टर्ड की भी बात करें तो जीएम मस्टर्ड, या इससे पहले की जब 2009 में जब ब्रिंजल की बात हुई, बीटी ब्रिंजल की अगर हम बात कर रहे थे, हम बायो सेफ्टी या हेल्थ इफेक्ट छोड़ भी दे उसको, अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर के बेस पे बात करें तो हम ऐसी क्रॉप ला रहे हैं जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट होगी। मतलब आप उसके ऊपर हर्बिसाइड वो केमिकल है जो हमारी घास वगैरह जो होगी फसल के साथ उसको ख़त्म कर देता है जी। हम ऐसी क्रॉप ला रहे हैं जिसमें कि हम ऐसा एक स्प्रे करेंगे और सारा घास खत्म हो जाएगा, हमारी फसल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग, वो सारे एग्रीकल्चरल लेबर, वो लोग जिनका व्यवसाय इससे जुड़ा हुआ था, वो ख़त्म हो जाएगा, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अभी जीएम मस्टर्ड को स्टे देते हुए ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कही है कि जीएम मस्टर्ड का आना हमारी एग्रीकल्चरल लेबर के लिए बहुत घातक होगा। बहुत सारे ऐसे इंट्रिकेट इश्यूज़ हैं। पर जब भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं क्रॉप्स में, तो हमें बिल्कुल बायस अच्छी है बुरी है ये छोड़ के स्क्रैच से शुरू करना है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमें क्यों चाहिए, हमें किस तरह का मॉडिफिकेशन अगर चाहिए, अगर कर रहे हैं मॉडिफिकेशन तो हमें वो कैसे बेनिफिट करेगा। अगर वो मॉडिफिकेशन है तो उसकी स्टडीज़ करो, उसकी सेफ्टी चेक करो। हेल्थ सेफ्टी चेक करना के लिए हमें 4, 5, 10 साल नहीं, हमें 20 साल का स्टडीज़ चाहिए होती हैं। अच्छा, और 20 साल तो इसको हुए ही नहीं है। वही अभी क्योंकि एक सवाल जो मैं अभी इन बिटवीन हम लोग जब इसके बारे में देख भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, तो पता चला कि अभी 5 साल पहले ही ठीक यही बातें अभी जो हो रही हैं पहले भी हो रही थी, लेकिन तब के समय में और अब के समय में फ़र्क क्या है, और फिर गवर्नमेंट ने अब इसको हाल ही में कैसे अप्रूव कर दिया। गवर्नमेंट की भी इसके पीछे क्या सोच है, यदि आप उस पर टिप्पणी करना चाहे तो। मैंने आपको बताया, क्योंकि टैक्स पेयर की मनी जहाँ लग रही है, इन्वेस्टमेंट जहाँ हो रही है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं, उनको अपनी जो अप्रोच है बायोटेक सीड्स को या जीएम को लेकर ये बदलनी चाहिए। उनको ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है। हम हर किसी में सिर्फ यही चीज़ें क्यों देख रहे हैं, ये समझ से एकदम परे है। इंसानों को रोबो जो है वो बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद कि सब कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट अब तो सिचुएशन देखिए इतनी ज़्यादा बदल चुकी है कि हम छोटे से छोटे कामों के लिए छोटी छोटी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब तो बात फिर प्लांट्स पर आकर टिक गई है। फिर ये हमारी सेहत पर तो और ज़्यादा असर डालेगी, और सेहत से ज़्यादा ये प्रकृति पर असर डालेगी। बिल्कुल। ये क्यों हम नहीं सोच रहे हैं, क्यों ये वैज्ञानिक भी नहीं सोच रहे हैं? मैं तो कहूँगी मॉरल इरोजन हो गई है, नैतिकता तो ख़त्म होती जा रही है। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर गीत हम इस पे बात करने लगे तो हम साइंस से हटके बिल्कुल फिलॉसफी में चले जाएंगे। और फिलॉसफी में अगर हम बात करें तो हम और अब मैं अपने आप को बहुत बार ये महसूस करती हूँ कि बहुत डिग्रेड हो चुकी है सोसाइटी। अगर हम फिलॉसफिकल एंगल पे सोचने लगे कि इंसान क्या बन गया है, क्या कर रहा है, तब तो ये अनएंडिंग हो जाएगा और मैं तो ये कहूँगी बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा हमारे लिए सोच ही कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। उसके पीछे के बेसिक मोटिव्स क्या हैं, हर चीज़ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों रह गई। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो जहन में पनप रहे हैं, हालांकि वो आपने बात सही कही कि अगर हम इस मुद्दे से हटकर थोड़ा सा अगर और परे गए ना, अलग दिशा में गए, तो फिलोसफिकल बातें भी हो जाएंगी और थोड़ा सा पॉलिटिकल बातें भी शायद हो जाएंगी, सब कुछ बीच में मिक्स हो जाएगा। हमें एक जगह रखकर ये इसका विश्लेषण करना है कि भारत को क्या वाकई ही जीएम क्रॉप्स की ज़रूरत है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की ज़रूरत है, और अगर है तो ये किस तरीके से कृषि की जो पैदावार है उसको बढ़ाएगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये भी हम जानेंगे डॉक्टर अमनप्रीत कौर से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, एक बहुत ही एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ
एक ऐसा विषय, एक ऐसे सब्जेक्ट को आज हमने छुआ है जो काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात यहाँ पर हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात हो रही है। और देखा जाए तो एक ये बहुत ही प्रोमिनेंट या फिर कहीं बहुत ही कहीं इम्पॉर्टेंट जो फसल है वो भारत की मानी जाती है। और हालांकि उसका सीज़न भी है, और ऐसे में इस क्रॉप को लेकर जो अभी फ़िलहाल तमाम सिचुएशंस बनी हुई हैं कि एक बीज की नस्ल पर प्रयोग करना ये सही भी है और भारत को इसकी ज़रूरत क्या वाकई है, इसका मैं जवाब आपसे जानूं उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के एक्सपेरिमेंट जो अब तक बाहर भी हुए हैं या जो चलन में हैं अभी, उसको लेकर अगर आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखिए, बायोटेक्नोलॉजी हमारे जो वर्ल्ड में 1980s में कहीं शुरू हुई। सबसे पहले हमने टमाटर से शुरू हुआ, बहुत सारे फ्रूट्स पे हमने ये शुरू किया। यूएस में सबसे ज़्यादा इस वक्त देखा जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वहाँ ग्रो की जा रही हैं। यूएस में, कनाडा में, ब्राज़ील में। जैसे जैसे ये साइंस ग्रो होने लगी, हमारा जो पूरा अगर आप देखें धीरे धीरे एशिया में, इंडिया में भी ये आया। इंडिया में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास 2002 में एक ऐसी क्रॉप आई जिसे हम जो हमारी जब ब्रिटिशर्स आए थे वो हैरान हो गए थे देखकर कि अरे कमाल है, इंडिया यहाँ तो कपड़ा जो है वो पौधे से आ रहा है। अच्छा, कपास। देवर आई मीन वो बहुत सरप्राइज हो गए थे ये चीज़ देखकर। और कॉटन को हमने अब क्या किया, वो हम अपनी देसी जो वैरायटीज़ थी उनको छोड़ के अमेरिकन वैरायटीज़, और अमेरिकन वैरायटीज़ भी नहीं, जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हमें कॉटन जो हमें यूएस की कंपनीज ने प्रोवाइड की, मॉन्सेंट जो क्रॉप थी, बीटी कॉटन हम उसे कहते हैं। अच्छा। तो वो बीटी कॉटन हमारे पास सबसे पहले हमारी क्रॉप बनी। एक ऐसी क्रॉप हमने बनाई जिसके जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी उसमें बैक्टीरिया का जीन डालकर हमने उस क्रॉप को रेजिस्टेंट बना दिया कि उसको एक जो कीड़ा लगता है बॉलवर्म, जो पिंक बॉलवर्म हम कहते हैं, वो अच्छा। उसको अब कीड़ा अगर उसको खाएगा तो वो मर जाएगा। अच्छा। उसके ऊपर अब वो कीड़ा नहीं लगेगा, उसको पेस्ट से हमने बचा लिया। तो ये क्रॉप भी जब 2002 में हमने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तब भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा, चर्चा हुई इसके ऊपर कि क्या हमें ये चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्यों हम जीएम क्रॉप्स को ला रहे हैं। और उस वक्त ये कहा गया था कि ये ऐसी फसल है जिससे हमें कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पौधे में ही वो कीटनाशक अपने आप बनकर हाँ, तो वो फायदा होगा। और बहुत सारे हमें सही चीजें इसमें लगी, उस पर विरोध हुए। सबसे बड़ा विरोध का मुद्दा जब भी भारत में आया यही रहा कि ये हमें जो बहुत महंगा बीज मिलेगा, ये जो बीज होगा, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो ब्रिंजल या बैंगन का हो, चाहे वो मस्टर्ड का हो, ये जो बीज होगा ये ऐसा बीज है जिसको आप उगाएंगे तो इस पौधे के बीज जो ऐसे होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब उससे आप दोबारा पौधा नहीं उगा सकते। एग्रीकल्चर हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी की बैकबोन है। हमारे पास मैक्सिमम जो फार्मर है वो छोटा किसान है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उसके लिए ये बहुत वो हर बार बीज नहीं खरीदता। कोई भी किसान दोबारा बीज नहीं खरीदता, वो अपनी फसल उगाता है, उसके बीज से अपनी अगली फसल तैयार करता है। पर ये सारी क्रॉप्स ऐसी हैं क्योंकि इस पर पैसा लगा बीज बनने में, उनके लिए ये एक बेचने की कमोडिटी है, उसको वो बेचेंगे, उससे वो बेनिफिट कमाएंगे, उसके ऊपर वो जो पैसा लगाए उसको वो अर्न बैक करेंगे। जैसे हम कॉपीराइट की बात करते हैं, जैसे हम पेटेंट की बात करते हैं, तो ये बीज पेटेंट होते हैं। तो ये बीज पेटेंट है तो हर बार किसान को खरीदना पड़ेगा, उसके ऊपर वो प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल, हमारा तो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम ही खराब हो जाएगा अगर हम ये करें कि हर बार किसान वो बीज खरीदने जाएगा। दूसरे बदलाव जो इनमें थे, चाहे वो बीटी कॉटन थी, बीटी ब्रिंजल था, या अब जीएम मस्टर्ड है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप ऐसा प्लांट बना रहे हो जिससे कि आप ये कहते हो कि अब हम बड़े आसानी से इसके ऊपर जो घास फूस है उनको खत्म करने के लिए जो कीटनाशक है वो अच्छे से इस पे स्प्रे कर सकते हैं, ताकि वो जो लोग हैं जो उसको हटाते थे उनका भी व्यवसाय खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। देखिए, साइंस कभी भी बुरी नहीं होती है, वो कई वक्त कहा जाता है जो कोई भी सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, ये हमें देखना है हम उसको किस तरह यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कभी भी कोई गलत या रॉन्ग नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द साइंस। गलत उसमें है कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। हम उसको ऐसे यूज करें। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मैं बात करूँ तो वो हमारी फार्मेसी में दवाइयों में हो रही है, हमें उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। हमें पता भी नहीं है कि कितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कितनी ऐसी मेडिसिन बन रही हैं जो हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और वो हमारे बेनिफिट के लिए हैं।
पर जब हम ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे जो हमारे प्लांट में, हमारे सॉइल में, हमारे क्रॉप में जाएगी, ऐसी मॉडिफिकेशन जो सिर्फ क्रॉप में नहीं रहेगी, वो फैलेगी। आप जो पौधा है उसको रोक नहीं सकते, उसके बीज, उसके पोलन्स हर जगह जाएंगे, ये हमारी बाकी फसल में फैल जाएगा। वो जो उसमें जो बदलाव था, जो जीन ऐड किया गया था, वो उस प्लांट से बाकी प्लांट्स में, उस तरह के बाकी प्लांट्स में या किसी भी और पौधे में वो एस्केप कर जाएगा, वो हमारे एनवायरनमेंट में, वो इकोलॉजी में सारी जगह पहुंच जाएगा। और वो क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें नहीं पता। एक और पहलू है इसमें हनी बीज का, ये Yes, दे आर द मोस्ट जी। यू नो एक क्रूशियल क्रिएचर ऑफ द प्लैनेट हम कह सकते हैं जी। क्योंकि इसकी भी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो एक कहे ना वो नेक्टर है वो वहीं से लेती है, उसी मस्टर्ड से लेती है, उसके फूल से लेती है। राइट, बिल्कुल। देखिए हनी बीज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली, बिकॉज अगर जब हम हनी बीज जीएम मस्टर्ड की बात करेंगे तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है बीज पर आएगा, बीज पर पड़ेगा। अब जब भी कोई क्रॉप इंडिया में रिलीज होनी है जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उसके ऊपर उसका पर्यावरण पर प्रभाव, उसका प्लांट्स पे, बाकी एनिमल्स पे, इंसेक्ट्स पे, या उसका ह्यूमन हेल्थ पे जो प्रभाव है, इसका रिसर्च, इसका डेटा, इसकी एक्सपेरिमेंटेशन कौन करता है? जिसने उस क्रॉप को बनाया, और वो अपना डेटा सरकार को देता है, और सरकार उस डेटा को चेक करके उस क्रॉप को रिलीज कर रही है। मुझे लगता है सबसे बड़ा फ्लॉ ही यहाँ पर है। जब तक एक इंडिपेंडेंट एजेंसी वो सारा डेटा सिर्फ उसको चेक ना करे, उसको दोबारा रिपीट करके क्रॉस चेक किया जाए। हमारी ना कॉटन के समय ऐसे हुआ, ना ब्रिंजल के समय, ना अब मस्टर्ड के समय जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल कैसे मिला? जीएम मस्टर्ड थैंकफुली ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हमारी जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने बनाया, दैट इज अ ग्रेट थिंग। पर जो यूनिवर्सिटी का डेटा आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को चाहिए कि हमारा एक बायो सेफ्टी सेटअप हो, हमारा अपना एक्सपेरिमेंटेशन, इंडिपेंडेंट एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पे उस डेटा को हम क्रॉस चेक करें। आपने अभी दर्शकों को बताया कि 2017-18 से बात हो रही है, जीएम मस्टर्ड की तब भी बात उठी, अब फिर उठी, तो तब ये कह दिया कि हमने पब्लिक में कॉन्फिडेंस चेक करना है, हमने पब्लिक की राय लेनी है। पब्लिक की राय आपने 5-6 साल लेनी थी, उस समय में आप वो सारा डेटा क्रॉस चेक करिए, आप इंडिपेंडेंट एजेंसीज बैठाइए, वो सारी एक्सपेरिमेंटेशन को आप खुद करिए, क्रॉस चेक करिए। जब आप करेंगे, आप कॉन्फिडेंटली जनता में उसे लेके आएंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस वक्त मैं ये नहीं कह रही कि जीएम बहुत खराब है या बहुत घातक है, वो अच्छा है, बुरा है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं ये पता ही नहीं, और जब हमें पता नहीं होता तो डर फैलता है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। जब हमें उस चीज़ का पक्का पता होगा तो तब कॉन्फिडेंस आएगा। जब हम आधी चीज किसी को दे रहे हैं, आधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या घुमा कर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो सही नहीं है, तो वो लोग डरेंगे। और यही हो रहा है हमारे देश में 2002 से कॉटन को लेकर, इट्स बीन 20 इयर्स, 2022, लास्ट 2 डिकेड्स में हमारी कंट्री में यही हो रहा है। मैं प्रोग्राम की बेहद शुरुआत में भी अमनप्रीत जी यही कह रही थी कि कृषि एग्रीकल्चर ना, इसको तो अब हमने इस तरीके से ले लिया है कि ये तो या फिर किसानों की जो फसलें हैं उसके दाम तक सीमित रह गई है, या फिर वे किसानों की आत्महत्या तक सीमित रह गई है। और जो बदलाव हो रहे हैं उसकी तो चर्चा देखिए आप और हम यहाँ पर बैठकर कर ही रहे हैं, और वो आवाज़ें भी उठ रही हैं जो पर्यावरणविद इस वक्त उठा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बड़े बड़े एक्सपर्ट उठा रहे हैं। लेकिन पता नहीं है कि आज इस तरीके के बदलावों के पीछे वो जो सोच है, वो सोच किस तरीके की है, और वो सोच आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, उसके पीछे का मकसद क्या है, उसके पीछे की मंशा क्या है, ये तमाम बड़े सवाल खड़े करती है। इसलिए ये जो मसला है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुका है। कुछ और भी इससे जुड़े हुए पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मस्टर्ड की आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और अब ये ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि जब से इसको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है तो विरोध इसको लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है जो अमूमन हम घरों में भी आजकल अब तो काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है कि जब भी ये कंपैरिजन आता है कि पहले का समय और आज का समय, फिर हमारे जैसे या हमारी जनरेशन के लोग या आप भी खुद घर पे कहती होंगी कि पहले के टाइम में और आज के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो खाने में भी हम केमिकल ही खा रहे हैं,
न्यूट्रिशन तो हमारे जा ही नहीं रहा है, मतलब सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अब असली रह ही नहीं गई हैं। तो फिर अब जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वाली जो बातें सामने आ रही हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे आम लोगों को तो अब इसके बारे में पता भी नहीं है इनफैक्ट। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, या अगर उनको कुछ पता है तो वो बहुत डरे हुए हैं। हाँ, अगर पता भी है तो हाँ, और अगर जो बच्चे कुछ जिन लोगों को पता नहीं, अगर उनको पता चल जाए कि ऐसी भी चीजें अब हो रही हैं, वो बेचारे तो और डर जाएंगे। बिल्कुल सही, आप हैरान हो जाएंगे। कई बार इस मुद्दे पर घर पे कभी भी डिस्कशन हुई या कभी फ्रेंड्स में, तो मैं हैरान हो गई। कई बार फ्रेंड से ये सुनने को मिला कि ये जो वीट है ये भी जीएम है। तो मुझे लगा कि ये तो मेरा रिसर्च एरिया था, मेरे से मिस हो गया कि जीएम वीट कब बन गई। अच्छा। उनको ये लगता है, वो फेथ जो है ना, वो विश्वास वो खत्म हो गया है। उनको लगता है जेनेटिकली मॉडिफाइड हर चीज हो चुकी है। ऐसा नहीं है। हमारे पास सिर्फ अभी तक कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ हमारे देश में एक भी ऐसा नहीं है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। सिर्फ कॉटन थी, क्योंकि वो एक फाइबर क्रॉप है, वो खाने की चीज नहीं थी। तभी जब ब्रिंजल पे चर्चा हुई, वो हमारे पहले फूड क्रॉप हो सकती थी जेनेटिकली मॉडिफाइड, तभी उसके ऊपर जो एक मॉरेटोरियम लग गया और वो उसका जो रिलीज था बैन हो गया। अच्छा। इसी तरह मस्टर्ड की अगर हम बात करते हो, तो ये अगर अप्रूवल मिला है तो ये हमारी पहले खाद्य जो फसल है, फूड क्रॉप है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। और एक फूड क्रॉप का जेनेटिकली मॉडिफाइड होना मतलब कि वो फूड जो है वो हम में जाएगा। हाँ। वो हम में जाकर क्या वो जो जीन्स उसमें डाले गए हैं, जब उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो क्या वो हमारे सिस्टम में एंटर कर सकते हैं? तो यानी कि ये अगर मैं इसको कन्वेंशनल क्रॉप्स के साथ अगर मैं इसे कंपेयर करें, तो हम ये पा सकते हैं कि ये सही नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सही नहीं है, जब तक हमारे पास डेटा नहीं है, जब तक हमारे पास स्टडी नहीं है। तो अभी फिलहाल डेटा को लेकर क्या हो रहा है? जो जितनी भी स्टडीज हैं जो हमें एक इंस्टीट्यूट ने करके दी, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हमने नहीं देखा। उन्होंने कितनी स्टडीज हुई, कितनी 2 साल 4 साल 5 साल का एक्सपेरिमेंट। किसी भी जीन का एक प्लांट से या एक जगह से दूसरे वाइल्ड में फ्लो करना या एक जगह से दूसरे में एंटर कर जाना, हो सकता है मस्टर्ड हमारे बॉडी में जाकर डायरेक्टली नहीं एंटर करती, पर यही मस्टर्ड में जो जीन डाला हुआ है, ये हनी बीज टू हनी टू अस, कोई भी रूट हो सकता है। ये जो जीन्स हैं, ये कहीं पर भी किसी भी और ऑर्गेनिज्म में एस्केप कर सकते हैं, अगर ह्यूमंस नहीं। पर हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अगर हम में नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी जीवों का तो हम सोचते ही नहीं कि अगर उसमें एस्केप कर जाएगा। और हम ये भूल जाते हैं कि हम इंटरलिंक्ड हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उसमें एस्केप कर गया तो आपको नहीं पता कि वहाँ से कब आपके, एक बार मैं कहती हूँ फूड चेन में, हमारी खाद्य श्रृंखला में अगर वो एंटर कर गया तो वो कभी भी हम तक पहुँच सकता है। कभी भी हम पर DDT जो 1970 में यूएस ने बैन कर दिया, 90 में इंडिया में बैन कर दिया। DDT एक ऐसा कीटनाशक था जिसका हमें पता चला हानिकारक है, हम बहुत सालों से बैन है। आज के समय में आप किसी भी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट का ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें DDT है, किसी का भी। क्योंकि ये जो केमिकल्स, वो एक केमिकल है, ये तो जीन है, ये तो और भी ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा। ये चीज़ें सिस्टम में एंटर करके कैसे कब हम तक पहुंचेगी, इसका हमारे पास कोई फूल प्रूफ नहीं है। बार बार हम बात करते हैं क्रॉनिक स्टडी मीन्स 20-25 साल लाइफ टर्म की स्टडी। हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एल्बिनो माइस, वाइट रैट पे लेते हैं, उसका पूरी लाइफ साइकिल पर स्टडी की जाए, पता चले कि उसकी पूरी लाइफ टर्म में क्या इफेक्ट हुआ। सिर्फ 2 साल 4 साल 5 साल की स्टडी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारे पास इसका फुल प्रूफ नहीं है। सैडली मुझे ये लगता है, ये दुखदाई है कि 20 साल लग गए, 20 साल में इस पे चर्चा की, इसकी इकोनॉमी देखी, इससे पैदावार बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, इससे क्या होता है। उस 20 साल में अगर हम इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते तो आज हम कुछ कह पाते शायद। हाँ, काश हमें कुछ क्लैरिटी होती, हम कुछ और आगे इसमें बढ़ पाते, वो बिल्कुल मिसिंग रह गई। तो डेफिनेटली अगर हम ये कहें कि जीएम क्रॉप हमारी नॉर्मल क्रॉप के कंपैरिजन में सेफ है, तो ये कभी भी नहीं हम कह सकते, कभी भी सेफ नहीं है। क्या उम्मीदें लगाई जा सकते हैं, क्योंकि अभी मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसको लेकर? व्हाट डू यू थिंक? अभी जो पर्यावरणविद जो हैं वो भी इतने विरोध कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अपनी यहाँ पे इसको लेकर बैठकें हो रही हैं, एक चिंतन जो है वो इसको लेकर हो रहा है। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी कि क्या आगे हो सकता है इन क्रॉप्स को लेकर, या अप्रूव तो हो चुका है, हालांकि अभी तो इसको लेकर अभी जो फील्ड स्टडी है वो भी हो रही है।
जी, ये सारा मुद्दा इसीलिए उठ गया कि जब हमारी GEAC ने उसको ओपन फील्ड में ट्रायल अलाउ कर ट्रायल दिया। के लिए बोल दिया। ओपन फील्ड में ट्रायल का मतलब हाँ। कि अब वो फैल चुका है, अब आप उसको रोक नहीं सकते, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो रहा हाँ, है, और वो बाहर आ गया है, हाँ वो जी। उसको रोक नहीं सकते। पर ठीक उसके है। ऊपर अगर हम स्टे की बात करते हैं, हाँ। अगर उसके ऊपर स्टे ली जाती है, हाँ। तो मैं ये चाहूँगी कि इस वक्त हमारा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारा इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट या हमारा पूरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो बैठ के इसके ऊपर बहुत ही अनबाइस्ड इस पे चर्चा की जाए। होता क्या है, जब भी GM पे बात होती है, या तो आपको सोच है वो दो हिस्सों में विभाजित है। एक वो लोग हैं जो इसके कंप्लीटली अगेंस्ट है, इसको हाँ, रोक रहे जी। हैं, और वो हैं जो इसको पूरे जोर से इसको प्रमोट करने पर हैं। ठीक है। हम उन दोनों को नहीं सुनेंगे, हमने उन दोनों को ही नहीं सुनना। ठीक। हमने अपनी सोच से उस पर बैठना है, बात करनी है, उसको डिस्कस करना है। मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की अगर स्टे आई है तो हमारा एपेक्स कोर्ट है हमारी कंट्री का, डेफिनेटली दे अंडरस्टैंड थिंग्स, उनको पता है। इतना अगर इस सोसाइटी में इसके ऊपर हो रही है, इशू है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्टे आई है, तो उसको रुकना चाहिए, उसको अभी स्टे रहनी चाहिए, और अभी हमें इस पे और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अभी करने ये की रिलीज ज़रूरत है। नहीं होनी चाहिए, अभी इसको रिलीज नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली इस पे बात की जाए, एक्सपेरिमेंटेशन की जाए। ये कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि साइंटिस्ट का सालों सालों की मेहनत है उस पे पानी फिर जाए, कुछ हो ही ना। पर अब जरूरत है कि अपनी रिसर्च को, अपने एक्सपेरिमेंटेशन को नई दिशा दी जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज की जाए। नई नई क्रॉप्स मत बनाइए, जो हैं उनकी बायोसेफ्टी स्टडीज कीजिए, उनकी इकोलॉजिकल स्टडीज में टाइम दीजिए। इससे ये मत डरिए कि बायोसेफ्टी स्टडी से एक भी नेगेटिव रिजल्ट आ गया, चलो जी हमारी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा भी तो आप उसके सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू कर देंगे। आज के समय में आई रियली होप कि ये बात को लोग समझें, उन तक ये पहुँचे। बहुत ही बुद्धिजीवी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ। कि वो इस तरह की सोच लाएं। आपने जो सब कह रहे हैं डॉक्टर अमनप्रीत, ये सब सोचने पर मुझे यहाँ पर मजबूर कर रहा है कि अभी हाल ही में हमने पिछले साल जो एक कहें अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा है। जब इतने समय से किसान ना गर्मी देखी, ना उन्होंने सर्दी देखी है, और क्या कुछ नहीं झेला है, और अभी तक वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, और कभी भी एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। कुछ लोगों तक अब ये जब बात पहुंची है तो देखिए अभी इतनी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है, जब ये एक बड़े पैमाने तक और पहुंच जाएगी तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़ा आंदोलन फिर हम जल्द ही देखेंगे, शायद इसे लेकर भी। मैं सच में कहूँ तो मैं We नहीं want चाहती कि ऐसा कि- ना हो, नहीं चाहती, ना हो। मैं नहीं चाहती कि हमारे किसानों को सड़कों पर बैठना पड़े, बिल्कुल। आंदोलन करना पड़े। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर बहुत सच्चाई से, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी से इसके ऊपर डिसीजन लिया जाए, बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू। जो सबके हक में हो, सबके हक में हो, जो सबके हक में हो, सिर्फ कुछ लोगों के हक में ना हो, या सिर्फ कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए ना हो, जो पूरी कंट्री की, हमारी कृषि, हमारे एग्रीकल्चर के हक में हो, हमारे पूरे देश के हक में जो हो डिसीजन वही होना लिया चाहिए। जाए। बहुत वही ज़रूरी लिया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी सेफ्टी, इसके इम्प्लीकेशन, तमाम चीज़ों को समझें, समय और थोड़ा लिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे करने की बात कही है तो माना जा सकता है कुछ अच्छा पॉजिटिव जो है वो संकेत जो है वो मिल रहा है, और आगे संभावना हो सकती है कि इसको लेकर जो एक बड़ा होल्ड है वो हो जाए, और स्टडी के लिए और टाइम लिया जाए। चलिए देखना होगा कि अभी ये जो पूरा एक विवादित मामला है वो अभी कौन सी दिशा की तरफ रुख करेगा, ये देखना होगा। लेकिन इसी के साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात जो अपने दर्शकों से हम हमेशा कहते हैं कि इस विषय को लेकर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमेशा राजनीतिक या दूसरे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर हम स्ट्रेट टॉक में बात करते हैं, एक बड़ा ही ऑफ बीट मसला, लेकिन बहुत ही चिंतनीय विषय आज जिसे हम लेकर हाजिर हुए हैं, उसको लेकर यदि आप हमारे साथ कोई फीडबैक साझा करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर, विच इज़ माई ऑफिशियल ID। फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं आज के इस एपिसोड को लेकर, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप को लेकर। डॉक्टर अमनप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले को इनलाइटन करने के लिए, तमाम जो जानकारियाँ हम तक पहुँचाने के लिए। जिन लोगों तक ये शायद ये मामला या खबर अभी तक पहुंची नहीं है, शायद ये अब इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपके माध्यम तक वो जो बात है वो ज़रूर पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। वो चीज़ें जो हम सिर्फ अपने रिसर्च स्टूडेंट्स
को बात करते हैं, क्लास Right. तक सीमित रह जाती है। मुझे लगता है कि एक एकेडमिशियन होने का एक मेरी ये मॉरल ड्यूटी बनती है Yes. कि वो सिर्फ एक क्लासरूम तक बंद ना रहे, जहाँ तक हो सके वो चीज़ वो जरूर बात पहुंचे पहुंचनी और ये चाहिए, जरूरी भी है, ऐसे पहुंचनी मसलों का चाहिए। तमाम आम लोगों तक पहुंचना जरूरी है। जी। इट वॉज ग्रेट हैविंग यू Thank वंस you so अगेन इन much. दिस शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त भी लेंगे। प्रोग्राम को बेंच पर लेके जाना है, अपील आपसे हो चुकी है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हैव अ वेरी सुपर वीकेंड और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त मैं लूँगी अभी फ़िलहाल स्ट्रेट टॉक में, लेकिन जस्ट इंडिया के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून विद अस। नमस्कार।